करेंगी माननीय सदस्य अनुराधा राणा। माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 67 के अंतर्गत प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव पर आपने मुझे चर्चा का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। सर, मेरे विचार में आज जो जलवायु परिवर्तन है उसका प्रत्यक्ष तौर पे प्रभाव हमने कुछ वर्षों में हिमाचल में तो देखा ही है, साथ ही साथ पूरे देश में भी हम इसका प्रभाव दे रहे हैं और पूरा विश्व भी इसकी चपेट में है। यदि अगर हम ऐसी बात करें, चाहे वर्ल्ड वॉर हो जाए या कोई भी ऐसी बड़ी आपदा आ जाए, तो उसमें कुछ क्षेत्र या कुछ देश प्रभावित होते हैं, पर जलवायु परिवर्तन एक ऐसी चीज़ है जिसने पूरे देश को, पूरे विश्व को प्रभावित किया है। कोई ऐसा मनुष्य हमें लगता नहीं कि आने वाले समय में या वर्तमान समय में इसमें प्रभावित नहीं हो रहा है। और सबसे ज़्यादा प्रभाव हम इसका हिमालयन क्षेत्रों में देख रहे हैं, चाहे वो हिमाचल की बात है, चाहे उत्तराखंड की बात है, चाहे जम्मू कश्मीर की बात है। बहुत सारे उदाहरण हमारे समक्ष हैं जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, कई अभी भी लापता है। उनकी प्रति अपनी भावनात्मक संवेदना में प्रकट करती हूँ और भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करती हूँ। यदि मैं अपने जिला लाहौल स्पीति और अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करूँ, हम देखते हैं कि इस मानसून का अगर डाटा मैं माननीय सदन में प्रकट करूँ, इस बार 80 इंसिडेंट जो है 80 हादसे जो है 80 इंसिडेंट जो है हमारे क्लाउड बस्ट और बादल फटने के और बाढ़ के हुए हैं। तो ये बहुत विचित्र बात है कि लाहौल स्पीति जैसा जिला जो ड्राई जिला के तौर पे जाना जाता था, कोल्ड डेजर्ट के तौर पे जाना जाता था, वहाँ पे आजकल बारिश हो रही है और क्लाउड बस्ट के इंसिडेंट हो रहे हैं। 80 हादसे होना, वो भी सिर्फ 2 महीनों के अंतराल में, बहुत चिंता का विषय है। साथ ही साथ अभी तक 25 करोड़ से ज़्यादा नुकसान जो हमारा विभिन्न विभागों का हो चुका है, जिसमें मेजर पुल है, सड़कें डैमेज हो गई। ये सुखद है कि कोई जान माल का नुकसान, जानी नुकसान हमारा इसमें नहीं हुआ। हमने उत्तराखंड का धराली का गांव का जो है एक जो हमारा वायरल वीडियो उसमें देखा हमने, धराली गांव किस तरीके से पूरा ध्वस्त हो गया ताश के पत्तों की तरह। वही हादसा जो है लगभग हमारे मयाड़ घाटी के करपट गांव में होने वाला था। लास्ट मोमेंट में वो पानी डाइवर्ट हुआ और वो गांव जो है धराली बनने से बच गया, पर फिर भी हमारे 2-3 जो घर है वहाँ पे पूर्णतः काफ़ी हद तक क्षतिग्रस्त हुए। साथ ही साथ ना इस बार हमारा कोई स्पीति का इलाका छूटा, ना लाहौल का, पूरे लाहौल स्पीति जिला को इसने प्रभावित किया। स्पीति के रंगरिक, खुरिक, पांगमो में मेजर जो है हमारा क्लाउड बस्ट के कारण जो है मलबा आया, खड़ी फसल का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। मयाड़ पूरी घाटी हमारी जो है कट हो गई मेन जो मुख्य धारा से है, परंतु शासन प्रशासन ने मुस्तैदी से कार्य किया, सभी जगह सड़कें हमारी बहाल कर दी गई है। पर मयाड़ घाटी में अभी भी सड़क बहाली का कार्य जो दिन रात जो है वो जारी है, क्योंकि वहाँ पे हादसा जो है बहुत ही विस्तृत तौर पे आया हुआ है। एक जगह पे 6 पुल अभी तक जा चुके हैं, ये रिकॉर्ड है कि बार बार एक ही जगह पे 6 बार पुल जा चुके हैं। और साथ ही साथ पूरी मयाड़ घाटी जो है अभी करपट गांव को हमने दूसरी तरफ शिफ्ट किया है, जहाँ वो टेंट्स में रहने के लिए मजबूर है। पर जो भी उनकी बेसिक नेसेसिटी है, चाहे वो राशन है, चाहे वो कंबल है, चाहे वो लाइट की सुविधा प्रदान करनी थी, उस सभी पे हमने कार्य किया और सारी बेसिक सुविधाएं जो लोगों को प्रदान की जा रही है, वहाँ पे कम्युनिटी भवन का कार्य भी हम करने जा रहे हैं ताकि जो लोगों को है सहूलत मिल सके। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी और माननीय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जी का भी हम धन्यवाद करते हैं कि उनके निर्देशों पर जो है रोड को खोलने का कार्य जो दिन रात जारी है। साथ ही साथ हम ये देखते हैं, क्योंकि लिंडूर की बात मैं पहले भी इस माननीय सदन में कर चुकी हूँ, जो जालमा नाले की वजह से हमारी 4-5 पंचायतें लगातार प्रभावित है और एक लिंडूर गांव जो विस्थापन की कगार पे है, वही स्थिति जो है उससे भी भयावह स्थिति आज मयाड़ के करपट गांव में पनपी है। वो गांव भी ऐसा लगता है कि विस्थापन की कगार पे, क्योंकि धराली वाला जो बिल्कुल सेम एपिसोड वहाँ पे दोहरा सकता था अगर कुछ भी पानी, थोड़ा सा भी पानी इधर को डाइवर्ट हो जाता। तो अब लगता है कि सामने से ये गाँव में रहना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। पर ये सवाल सबसे बड़ा है, माननीय सदन में बार बार ये सवाल आ रहा है कि लोगों को विस्थापित करके कहाँ शिफ्ट किया जाए। जंगल हमारे, ज़मीन हमारे, पर कानून हमारा नहीं है। केंद्र सरकार का कानून फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का जो कानून है उसमें इस तरह के प्रावधान है कि बिना मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट अफेयर्स की अनुमति से आप 1 इंच भूमि भी नॉन फॉरेस्ट्री के लिए नहीं दे सकते। खासकर जब लोगों के बसाने की बात आती तो इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। माननीय सदन से पहले भी प्रस्ताव पारित हुआ है, माननीय राजस्व मंत्री जी इस प्रस्ताव को जो है सदन में लाए थे और यहाँ पे लंबी डिस्कशंस भी चली थी और प्रस्ताव जो केंद्र सरकार को प्रेषित भी हुआ, परंतु अभी तक इसमें कोई ऐसा कड़ा जो है जवाब हमें केंद्र सरकार से मिला नहीं है। मेरा निवेदन रहेगा एक बार पुनः इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी को एकजुट होकर इस पर कड़ी
एक कड़ा जो है संज्ञान लेने की आवश्यकता है और इसमें हमें सुप्रीम कोर्ट का चाहे रास्ता क्यों ना अपनाना पड़े, वहाँ भी मुझे लगता है जाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये हिमाचल, ना सिर्फ हिमाचल, सभी हिमालयन क्षेत्रों के लिए अस्तित्व का सवाल है। हमारे लोगों को बसाने के लिए हमारे पास जगह नहीं, जंगल हमारे पर, हम उनको बसा नहीं सकते, 1 इंच भूमि हम उन्हें दे नहीं पा रहे। तो क्या हमारे पास, क्योंकि हम देख रहे हैं कि साल दर साल ये परिस्थितियाँ और बिगड़ेगी, साल दर साल जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग का संकट है या क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं, तो ये जो आपदाएं हैं ये साल दर साल बढ़ेंगी और इस तरह की चैलेंजेस, इस तरह की चुनौतियां हमारे समक्ष जो है और ज़्यादा बढ़ेंगी। तो क्या इसमें मुझे लगता है कि जो माननीय हमारे सांसद, 7 सांसद को जो चुन के संसद में भेजा गया यहाँ की जनता के द्वारा, उनका भी दायित्व बनता है कि संसद में इस आवाज़ को बुलंद तरीके से उठाना बहुत ही अति आवश्यक है कि इस एफसीए कानून में जो है ऐसे जो प्रावधान है उसमें संशोधन लाया जाए ताकि हमारे लोगों को जो है हम बसा सकें, नए सिरे से उनको बसा सकें। और ऐसी बात नहीं है, आपदाएं ऐसा नहीं है कि पहली बार आ रही है या आज की या वर्तमान स्थिति में आ रही है। क्लाइमेट चेंज होना एक नेचुरल प्रोसेस है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, परंतु जिस तेज़ी से हो रहा है, जिस तेज़ी से टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिस तेज़ी से जो है हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते हैं, ये बहुत बड़ा कारण है। जब हम ह्यूमन इंटरवेंशन की बात करते हैं, किसी भी आपदा में हम ह्यूमन इंटरवेंशन की भी बात करते हैं कि ह्यूमन इंटरवेंशन भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है, पर साथ ही साथ जो भी हम डेवलपमेंट के काम करते हैं मुझे लगता है वो भी उतने ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जो विकास का हमारा मॉडल है इस पर मुझे लगता है चिंतन के, गहन चिंतन की आवश्यकता है। हम यहाँ पे 4 लेन का उदाहरण दे सकते हैं, मंडी 4 लेन की क्या हालत है। 4 लेन तो छोड़िए, आजकल वो सिंगल लेन के लिए भी सुटेबल नहीं है। हमारे हज़ारों की तरफ से जो गाड़ियाँ डेली वहाँ फंसती है, डेली वहाँ पे स्लाइड होता है, वहाँ पे किसान बागवान सभी परेशान हैं। हम भी डेली सुबह से शाम तक संपर्क में रहते हैं, कभी एसपी कुल्लू को बोलते हैं, कभी एसपी मंडी से बात होती है, पर वो भी क्या करे, डेली वहाँ स्लाइड होता है। तो इस तरीके से अनसाइंटिफिक वे में कार्य होना, और मुझे लगता है इसके लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाना अत्यंत आवश्यक है कि किस तरह का कार्य हो रहा है और उसमें किस गुणवत्ता का ख्याल रखा जा रहा है, साथ ही साथ क्या वो कार्य वैज्ञानिक तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इतना जो हम खनन करते हैं, टनल का निर्माण करते हैं, इसमें साइंटिफिक वे में काम होना अत्यंत आवश्यक है। विकास, इस तरह का विकास हमें नहीं चाहिए जिसमें ये सब हमारे एक तरह से सब कुछ बर्बाद हो जाए। किसानों के जो फसल जो है मंडी तक मार्केट में नहीं पहुंच रही, सारे जो मंडी का जो हमारा मार्केट, जो अच्छा मार्केट किसानों को मिलता था, फसलों के दाम मिलते थे, बहुत डाउन हो चुके हैं। और एक ही फसल होती है हमारी, खासकर लाहौल स्पीति की जब हम बात करते हैं, 6 महीने की एक ही नकदी फसल होती है, और वो भी इस तरीके से जब बर्बाद हो जाती है तो उससे दुखदायी और उससे कष्टदायी बात कोई हो नहीं सकती। तो मुझे लगता है कि एक बेहतर जो है इसमें एनएचआई के जो कार्य, इनके जो अधिकारी हैं, इसके लिए भी कड़ा संज्ञान लेने की आवश्यकता है और सरकार द्वारा एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जानी चाहिए। इनके कार्य का जो है वो जांच पड़ताल होना अति आवश्यक है कि किस तरीके से कार्य हो रहा है, कि 4 लेन तो छोड़िए, सिंगल लेन भी हमारे पास वहाँ रोड उपलब्ध नहीं है, इस तरह का स्लाइड वहाँ पे लगातार हो रहा है। साथ ही साथ जब हम किसी भी कार्य की या किसी भी परियोजना की बात करते हैं, हम पर्यावरण अध्ययन को मुझे लगता है बहुत पीछे छोड़ देते हैं। अब मैं लाहौल स्पीति की बात करती हूँ, चंद्रभागा जो हमारी मुख्य नदी है, इस पे दर्जनों जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो काफ़ी समय से प्रपोज्ड है। तो विदाउट एनवायरमेंटल स्टडी के इतने दर्जन मात्रा में इस तरह के प्रोजेक्ट को प्रपोज करना मुझे लगता है कहीं भी सही नहीं है। ये सिर्फ एक सरकार की बात नहीं है, ये पूर्व की कई सरकारों से दौर चला आ रहा है। तो इसमें एनवायरमेंटल स्टडी मुझे लगता है बहुत अत्यंत आवश्यक है, खासकर जब ऐसी आपदाएं हमारे सामने घटित हो रही है, जब हम यहाँ पे छोटी से छोटी स्मॉल ह्यूमन इंटरवेंशन को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो ये इतनी बड़ी प्रोजेक्ट बनना, इतने मेगावाट की प्रोजेक्ट बनना, तो वो कहीं से भी मुझे लगता है सुटेबल नहीं है और कहीं से भी मुझे लगता है न्यायविद नहीं है। जब हम लोग यहाँ पे बिजली का एक्सपोर्ट करते हैं, किसी दूसरे स्टेट को हम बिजली प्रदान दे रहे हैं, वहाँ से ज़्यादा महंगी जो बिजली हमारे खुद हिमाचल में मिलती है और वो बाकी स्टेट जो इसमें सस्ती बिजली अपने लोगों को आगे प्रदान करता है। तो उसमें मुझे लगता है कि सोचने की और गहन चिंतन की आवश्यकता है। क्या इस तरह के हाइड्रो प्रोजेक्ट, खासकर जो हमारा सिस्मिक जोन 4 और 5 में आता है, लाहौल स्पीति जैसा क्षेत्र है जो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है अर्थक्वेक की हिसाब से बात की जाए, तो इस तरीके की सिचुएशन में क्या हम एनवायरमेंटल स्टडी को जो है तरजीह दे पा रहे हैं? तो एनवायरमेंटल स्टडी होना किसी भी प्रोजेक्ट में बहुत अत्यंत आवश्यकता है। साथ ही साथ डिपार्टमेंटल जो हम कार्य देखते हैं, खासकर जैसे पीडब्ल्यूडी के जो पुराने रोड्स हैं, जितने भी रोड्स हमने देखे, इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि हमारे अच्छे रोड बने हैं पीडब्ल्यूडी विभाग के। मैक्सिमम जो है सबसे ज़्यादा कनेक्टिविटी मुझे लगता है हमारे लाहौल स्पीति जिला में, 1-2 गाँव को छोड़कर मैक्सिमम सभी गाँव कनेक्टेड है। पर जहाँ भी हम रोड को देखते कहीं भी ड्रेनेज नहीं है, निकासी नहीं है, और मानसून में जो है सारा पानी, सारा मलबा जो है रोड के थ्रू होते हुए किसानों के खेतों में जाता है, नुकसान करता है। तो किस तरह की डीपीआर बनाई जाती है, किस तरह का प्लानिंग, मैंने देखा कि प्लानिंग में बहुत ज़्यादा लूप होल्स हैं, प्लानिंग में बहुत ज़्यादा कमी है।
डिपार्टमेंट कंसल्टेंट हायर करते हैं और कंसल्टेंट को किसी से कोई लेना देना नहीं होता। बहुत कम समय में लोग डीपीआर तैयार कर देते हैं, विदाउट लोगों की कंसल्टेशन के डीपीआरस बनाते हैं। वहाँ पे किसी भी लोकल प्रतिनिधि या लोगों से जो कंसल्ट नहीं किया जाता। ये सिर्फ डिपार्टमेंटल की बात नहीं, बीआरओ का कार्य भी हम देख रहे हैं इसी तरह का हो रहा है। हमारे जो मेन रोड है जो बीआरओ के अंतर्गत है, जैसे एसकेजी रोड है, सुमदो काजा गरमफू, इसमें भी जो है इसका अपग्रेडेशन का कार्य हो रहा है, 3 कंपनियों के द्वारा हो रहा है। एक कंपनी का मुद्दा मैं जरूर यहाँ पे उठाना चाहूंगी, धारीवाल और न्यू इंडिया कंपनी, इसमें 2 कंपनियां जो इन्वॉल्व है, इसका कार्य ठीक हो रहा है, कार्य अच्छा हो रहा है। पर जो तीसरी कंपनी है गर्ग एंड सन्स, इसमें इन्होंने 1 इंच भी काम धरातल पे नहीं किया है। जब हमने इसमें पता लगाने की कोशिश की, हमारे जितने इसमें कुछ लोकल लोग भी थे जिन्होंने इसमें काम किया, उनको 1 रुपए की पेमेंट नहीं हुई अभी तक। ये मामला हमने चीफ इंजीनियर के समक्ष भी इनका उठाया, मैंने इनके एडीजी साहब से भी बात की, उनको लेटर भी मैंने लिखा और उनकी तरफ से भी हमें यही जवाब आया कि इसकी वो इंक्वायरी करेंगे। पर अभी तक जो है इसमें कोई सॉलिड जो है अभी आउटपुट निकल के नहीं आया। तो माननीय सदन के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री महोदय जी से भी निवेदन करूंगी कि इसका जो है कड़ा संज्ञान लेते हुए इसकी इंक्वायरी होना अत्यंत आवश्यक है और केंद्र सरकार को भी हम ये उनके समक्ष भी ये मामला लाने की सदन के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं ताकि वो भी इस ओर ध्यान दे। हमने इनकी डीजी साहब से भी बात करने की कोशिश की और उम्मीद करते हैं कि इस कंपनी का वो कड़ा संज्ञान लेंगे और जिस प्रकार से वो, क्योंकि हम देख रहे हैं इस बार कुंजुम टॉप खोलने में भी इन्होंने काफ़ी समय लगाया, वो भी हमने 50 बार इनसे बात की, उसके बाद जाके वो रोड का कार्य शुरू हुआ। तो इस तरीके से जो कार्य हो रहा है इस कंपनी के द्वारा वो ठीक नहीं हो रहा। और जहाँ पे हम देख रहे हैं कि लोगों के जहाँ कलवर्ट बनने चाहिए, खासकर इस रोड की मैं बात करती हूँ जो बीआरओ के अंतर्गत है, वहाँ पे वो कलवर्ट नहीं बनाया जा रहा है। जब हम ग्राउंड पे बात करते हैं लोगों से तो लोग बताते हैं कि उनसे कोई इसमें पूछताछ नहीं की गई, लोगों से कोई जानकारी या कोई कोविड के टाइम पे इसमें सर्वे हुआ। पर कहीं ना कहीं कोविड तो एक बहाना है, पर कई ऐसी चीज़ें हैं हम देखते हैं कि जब डीपीआर बनती है या प्लानिंग होती है तो लोकल लोगों का कोई इसमें पार्टिसिपेशन नहीं रहता या कोई कंसल्टेशन नहीं रहता। अब हमारे लाहौल स्पीति की अगर हम जिला की बात करते, कई जगह ऐसे बाढ़ आई इस बार जहाँ पे 95 के बाद बाढ़ आई है। लोग खुद बता रहे, जब हम ग्राउंड पे जाते, जब हम पूछते हैं कि पिछली दफा कब इसमें बाढ़ आई, तो लोग खुद बताते हैं कि पिछले 30 साल पहले यह बाढ़ आई है। जिसपा में एक बाढ़ आई थी तो बता रहे कि 70 या 75 साल पहले बाढ़ आई। कई बुजुर्ग कह रहे कि हमने अपने आंखों के समक्ष इस तरह की बाढ़ यहाँ नहीं देखी। तो हिस्ट्री रिपीट होती है, चाहे वो 70 साल बाद हो, चाहे वो 50 साल बाद हो, चाहे 100 साल बाद क्यों ना हो, पर वहाँ के लोकल लोगों को उसकी ज़्यादा जानकारी होती है। बाहर के जो कंसल्टेंट 2-4 महीने के लिए आते हैं उनको कोई इसकी जानकारी नहीं होती। तो विभागों से भी मेरा आपके माध्यम से निवेदन रहेगा कि उनको भी हमेशा इसमें लोकल जो कंसल्टेशन ज़रूर लेना चाहिए, लोकल्स की राय लेना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि पुराने रोड्स में कहीं भी ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है, कहीं भी जहाँ पर कलवर्ट लगना चाहिए वहाँ कलवर्ट नहीं है। तो आने वाले समय में जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं उसमें प्रॉपर जो है इस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए, चाहे वो पानी की स्कीम्स हैं, राइजिंग मैन कहाँ बनाना है कहाँ नहीं, उस तरीके से प्रॉपर होना चाहिए ताकि कितने हम देखते हैं कि इस तरह की स्कीम जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित इस तरह की आपदा में होती है। साथ ही साथ हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का भी धन्यवाद करते हैं कि हिमाचल में आपदा के बाद उन्होंने 2023 की भी यदि हम बात करते हैं या 2025 की बात करते हैं, स्पेशल रिलीफ पैकेज की अनाउंसमेंट की और केंद्र सरकार से भी ज़्यादा जो है आप स्पेशल रिलीफ पैकेज यहाँ के प्रभावितों को ले दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए हम माननीय राजस्व मंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। पर कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार के मैनुअल्स हैं उसमें हम देख रहे हैं कि बहुत कम रेट्स हैं, चाहे वो ज़मीन का आप मुआवजा देते हैं। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि लोगों को जो मुआवजा मिलता है, कई बिगों के कई सैकड़ों के हिसाब से लोगों का नुकसान हो गया, पर उनको मुआवजे के तौर पे 500 रुपये मिलता है, कोई 1000 रुपये मिलता है। वो एक तरह से मजाक है मुझे लगता है। तो इसमें भी मुझे लगता है कि केंद्र सरकार भी इसमें रिलीफ मैनुअल में संशोधन की आवश्यकता है। इसके लिए भी यहाँ से प्रस्ताव प्रेषित होना अत्यंत आवश्यक है। और क्योंकि 25 में हम देख रहे हैं कि हमारे लाहौल स्पीति में काफ़ी आपदा आई, लोगों के सैकड़ों के हिसाब से भूमि का कटाव हो रहा है और लगातार कटाव हो रहा है, नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया, खड़ी फसल का नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से और माननीय राजस्व मंत्री जी से मेरा पुनः निवेदन इस सदन के माध्यम से कि लाहौल स्पीति के लिए भी स्पेशल पैकेज रिलीफ हमारे किसानों के लिए दिया जाए। क्योंकि मुझे लगता है कि हम शायद आंकलन जानी नुकसान से भी करते हैं। जब हमें लगता है कि जानी नुकसान कहीं हुआ है तो वो नुकसान ज्यादा है। हाँ, इस बात को मानते हैं, इस बात को हम मानते हैं, मंडी में बहुत ज्यादा हो, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। पर कहीं ना कहीं जो आंखों के सामने जो किसानों की कटाव, भूमि पूरी कटाव हो जाती, खड़ी फसल पूरी तबाह हो जाती, तो उसका तो सब कुछ लुट जाता है किसान का। उससे बड़ी तबाही उसके लिए नहीं हो सकती। तो हर तरह का आंकलन जो है अलग अलग तरीके का रहता है। बाकी ग्लेशियर्स जो हमारा एक तरह से हिमालयन क्षेत्रों का जो है एक संजीवनी है, पूरे इकोसिस्टम को जिसने बना के
के रखा है। ग्लेशियर्स पे हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कोई स्टडी करने का, हम देख रहे हैं। जब मैंने इसमें भी जांच करने की आवश्यकता या पूछने की कोशिश की तो हमें भी ये जवाब मिला कि इसमें कोई ऐसा अभी मैकेनिज्म जो है तैयार नहीं किया गया। तो मेरा निवेदन है कि ग्लेशियर्स पे स्टडी करना बहुत आवश्यक है। हमारे जो ग्लाफ के कारण जो बाढ़ के हादसे हो रहे हैं या क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ग्लेशियर्स पे बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। और हमारे जो पेयजल है या जो हमारे सिंचाई के साधन है वो पूरा ग्लेशियर्स पे निर्भर है। और पूरे पृथ्वी की अगर बात की जाए तो 97.5% तो हमारा सॉल्टेड वाटर, समुद्र का पानी जो पीने योग्य पानी नहीं है। सिर्फ 2.5% जो पानी ग्लेशियर्स में मौजूद है, सिर्फ वही पिया जा सकता है। अगर ग्लेशियर्स खत्म होंगे तो सिर्फ लाहौल स्पीति या पूरा हिमालय क्षेत्र खत्म नहीं हुआ, बल्कि जो कोस्टल में जितने भी हमारे सिटीज है, चाहे मुंबई जैसी सिटी क्यों ना हो, जो बिल्कुल कोस्टल एरियाज के साथ है, वो सारे डूब जाएंगी। तो ये निवेदन मेरा रहेगा कि ग्लेशियर्स पे स्टडी होना अत्यंत आवश्यक है। यदि हम ग्लेशियर्स को बचाएंगे तभी हम अपने और पूरे इकोसिस्टम को बचा पाएंगे, पृथ्वी को बचा पाएंगे जहाँ मनुष्य के पूरे अस्तित्व को खतरा है। बाकी आपने मुझे बोलने का समय दिया, मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ सभापति महोदय। थैंक यू।